हेलो गाइज। चलो बेटा, थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट आ गया था तो हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सेक्शन 49 अपना हो गया था, 50 पर हम थे। सेक्शन 50 जो था बेटा, उसमें कॉल्स इन एडवांस चल रहा था। क्या चल रहा था? कॉल्स इन एडवांस जो होता है, पहली बात तो शेयर कैपिटल नहीं होता है। क्या नहीं होता है? और बीओडी ने अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया तो आप बीओडी से उसको रिटर्न करने के लिए उसके ऊपर प्रेशर नहीं बना सकते, कोई कानूनी केस नहीं कर सकते। डन है बेटा? आपने कॉल इन एडवांस दिया, बीओडी से एक्सेप्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। बीओडी ने एक बार एक्सेप्ट कर लिया तो आप उससे वापस मांगने के लिए लीगली एंटाइटल्ड नहीं हो। डन है बेटा? हालांकि बीओडी इसको शेयर कैपिटल शो करेंगे, लायबिलिटी शो करेंगे। करंट लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी, वो डिपेंड करेगा कि उसे हम करंट लायबिलिटी शो करें या नॉन करंट। बट 99% केसेज में हम करंट लायबिलिटी शो करते हैं उसको। डन है बेटा? नॉन करंट तब शो करते हैं जब अगली कॉल मंगवाने की इंटेंशन क्लियर हो और वो कम से कम 1 साल बाद की हो। डन है बेटा? चलो, लेकिन चलो जाएगा तो लायबिलिटी में, तो एक्स्ट्रा वोटिंग राइट काहेगा और एक्स्ट्रा डिविडेंड राइट भी काहेगा, तो है ही लायबिलिटी। तो क्या मिलेगा? इंटरेस्ट, वो भी आर्टिकल अलाउ करे तो नॉट एक्सीडिंग 12% पर एनम। 51 वाला सेक्शन भी आर्टिकल में रिलेटेड है। कहता है अगर आर्टिकल एक्सप्रेसली अलाउ करें, अगर आर्टिकल, तो फिर हम डिविडेंड पे कर सकते हैं रादर देन ऑन नॉमिनल वैल्यू और द फेस वैल्यू। फिर हम डिविडेंड पे कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, विच इज द बेस्ट बेसिस। है ना बेटा? क्योंकि अगर किसी ने कॉल्स पे नहीं कर रखा तो उसकी पीएससी क्या हो जाएगी? कम, यानी कि उसका पीएससी में कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? कम, तो उसे डिविडेंड भी क्या मिलेगा? कम। तो अगर आपके आर्टिकल अलाउ करे तो आप डिविडेंड पे कर सकते हो ऑन पेड अप शेयर कैपिटल रादर देन ऑन फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू। ओके? और टेबल एफ में नॉर्मली ये लिखा होता है, टेबल एफ के अंदर ये लिखा हुआ है, उसके रेगुलेशंस के अंदर ये सब लिखा हुआ है। तो अगर आपने नहीं भी बनाया आर्टिकल तो टेबल एफ लग जाएगी मोटाटिस, और उसमें लिखा हुआ है कि हमें डिविडेंड देना है ऑन पीएससी। है ना बेटा? चलो, उसके बाद आपके मेन सेक्शन शुरू होते हैं जो 52 से शुरू होते हैं। वैसे मेन सेक्शन कुछ नहीं होता, पेपर में कुछ भी आ सकता है, बट जनरली लोग बोलते हैं कि यहाँ से मेन सेक्शन शुरू होते हैं। उन्हीं लोगों में मैं हूँ। चलो देखो बेटा, सेक्शन 52 में क्या है बेटा? एसपीआर। एसपीआर को सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बोलते हैं, और इसके 5 यूज है, 3 यूज है? 3 है, 5 है? 5 भी तो बोलते हैं। अच्छा, कुछ 5 यूज कर सकते हैं, कुछ 3 यूज कर सकते हैं। चलो, कुल मिला के एसपीआर वो रिजर्व तो नहीं है, फ्री रिजर्व तो नहीं है, यूज तो इसके रिस्ट्रिक्टेड है। 3 यूज तब कर सकते हो जब आप सेक्शन 133 कंप्लाई करते हो, आप अच्छे बच्चे हो, और आप गन्ने बच्चे हो तो 5 यूज कर सकते हो। तो अलग बात होगी ना कि आप कंप्लाई नहीं करो, ऊपर से आपको कितने यूज अलाउ कर रहे हैं? 5। लेकिन देखो बेटा, एसपीआर एक कैपिटल रिजर्व है, ये कोई रेवेन्यू रिजर्व नहीं है, ये कोई जनरल रिजर्व, ये रोजमर्रा की इनकम से नहीं कमाया हुआ तुम्हारा, ये तो शेयर इश्यू करने से आया था, डिबेंचर इश्यू करने से आया था, तो नॉर्मल रिजर्व नहीं है, इसलिए इसे डिविडेंड बांट नहीं सकते, ये फ्री रिजर्व नहीं है ना बेटा? तो पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछते हैं एसपीआर से डिविडेंड बांट सकते हो क्या? तो बच्चे कहते हैं होगा फ्री रिजर्व। कहाँ है फ्री रिजर्व भाई? जब इसके रिस्ट्रिक्टेड यूज है और यूज में डिविडेंड कहाँ है? उन 5 यूज में, 3 यूज में डिविडेंड लिखा हुआ है कहीं? बोनस शेयर बायबैक, बोनस शेयर बायबैक, राइटिंग ऑफ द शेयर इश्यू एक्सपेंस लाइक कमीशन पेड, लाइक डिस्काउंट, राइटिंग ऑफ ऑन द एक्सपेंस लाइक कमीशन डिस्काउंट। उसके बाद 2 यूज हो रहे हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस और प्रीमियम ऑन द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर। कहां है डिविडेंड? है बेटा? तो डिविडेंड को पे करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते? फ्री रिजर्व से होता है डिविडेंड तो, और फ्री रिजर्व ये नहीं है क्योंकि इसके रिस्ट्रिक्टेड यूज है। कितने यूज है? हाँ, इसके रिस्ट्रिक्टेड यूज है, चाहे 5 और चाहे 3 है तो रिस्ट्रिक्टेड ही ना। तो चाहे तो कंपनी 133 फॉलो करती होगी, या दोनों केस में डिविडेंड तो इससे बढ़ नहीं सकता, तो ये फ्री रिजर्व नहीं है। दूसरी बात, गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप शेयर डिबेंचर प्रीमियम पे इश्यू करते हो, बस उनका एक ही कंप्लायंस है कि आपको उस पैसे को अलग अकाउंट में रखना है। किस अकाउंट में? और उसके यूज ये करने जो हम बताएंगे, उसके यूज ये करने हैं जो हम बताएंगे। ना बेटा? अब देखो बेटा, जो कैपिटल रिजर्व है उससे हमने कोई कैपिटल एक्सपेंस राइट ऑफ कर दिया, कैपिटल रिजर्व से कैपिटल एक्सपेंस राइट ऑफ कर दिया, तो गलत किया सही किया? सही किया, है ना? क्या हम एसपीआर से जो प्रॉफिट आया, हमने 10 वाला शेयर 14 रुपए में इश्यू किया, 4 रुपए का प्रॉफिट आया, उसको पीएनएल में ले जाते तो अच्छी बात थी,
ये तो पीएनएल तो रेवेन्यू अकाउंट होता है, पीएनएल का दूसरा नाम क्या है, रेवेन्यू अकाउंट, है ना बेटा। ऑडिटर की ड्यूटीज में आता है ना कि पर्सनल एक्सपेंस रेवेन्यू अकाउंट में डाल दी, तो मैंने बोला था ना वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस को बोलते हैं रेवेन्यू अकाउंट। तो क्या मतलब बनता है, इसलिए इसको कहां लेके जाते हैं पीएनएल में, सीधा बैलेंस शीट। कई चीजें तो पीएनएल के थ्रू बैलेंस शीट में पहुंचते हैं, कई सीधा लैंड कर जाती है बैलेंस शीट में, तो सीधा लैंड करेगी क्योंकि कौन सा रिजर्व है ये, कैपिटल रिजर्व। इससे आपने प्रीलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ करने हैं, यहां कर सकते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ, 5 यूज में है वो, तो भी वो एक कैपिटल एक्सपेंस था, क्योंकि शेयर इशू एक्सपेंस या प्रीलिमिनरी एक्सपेंस ये सब क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंस। तो इसको राइट ऑफ करने की एंट्री क्या बनेगी, एसपीआर डेबिट होगा राइट ऑफ के टाइम या क्रेडिट होगा, रिजर्व को खत्म करोगे तो डेबिट होगा ना, तो एसपीआर डेबिट टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, टू शेयर इशू एक्सपेंस, टू डिस्काउंट ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर, टू कमीशन ऑन द इशू ऑफ शेयर्स डिबेंचर, डन है बेटा। इस टाइप से जनरल एंट्री पास होगी, क्लियर बेटा। चलो उसके बाद आते हैं बेटा कि सेक्शन 133 का यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है। इंड एस जो फॉलो करेगी वो 3 यूज, इंड एस जो फॉलो नहीं करेगी वो 5 यूज। शेयर डिस्काउंट पर इश्यू करना अलाउड नहीं है, अगर आपने शेयर डिस्काउंट पे इश्यू किया तो मॉड्यूल कहता है ये हो जाएगा वॉइड एब इनिशियो। हालांकि एक्सेप्शन दे रखी है स्वेट, इक्विटी शेयर, स्वेट के अलावा yes you have issued shares to the banks and the financial institution under the debt restructuring scheme or the statutory resolution plan, है ना बेटा। तो स्वेट इक्विटी शेयर का तो अलग से सेक्शन ही हमारे लॉ में 54, तो वो तो अलाउड ही है। जो आप किसको देते हैं स्वेट इक्विटी शेयर, सबको या कुछ कैटेगरीज, एम्प्लॉइज एंड डायरेक्टर्स, सारे एम्प्लॉइज को दे सकते हो स्वेट इक्विटी शेयर, सारे डायरेक्टर को। पिछले कंपनी एक्ट में, इवन इस कंपनी एक्ट के अंदर भी एक रिस्ट्रिक्शन हुआ करती थी कि कंपनी को बने हुए 1 साल हो गया हो और उस एम्प्लॉय को कंपनी में काम करते हुए 1 साल हो गया हो। अमेंडमेंट हो गई उसके बाद इस सेक्शन में 54 में, और उसके बाद स्वेट इक्विटी शेयर आप कभी भी दे सकते हो, आप कंपनी बनते ही दे दो। वैसे स्वेट इक्विटी शेयर को बोलते हैं आभार व्यक्त करना, है ना बेटा, किसी के लिए प्रति कोई आभार व्यक्त करना। ग्रेचुइटस नेचर का होता है बेटा, ग्रेचुइटी टाइप का होता है ये, तो ग्रेचुइटस नेचर का होता है। तो आभार तो तब व्यक्त करेंगे ना जब कंपनी को बने हुए कुछ टाइम हो गया हो, कंपनी में किसी को आए हुए टाइम हो गया हो। लेकिन आजकल गवर्नमेंट कहती है ऐसा ना, दूसरे का तोड़ लाओ स्टाफ, किसका स्टाफ तोड़ लाओ और आते आभार व्यक्त कर दो उसका कि आप आए वहां छोड़ के हमारे लिए, तो यही बहुत बड़ी बात है। खुद से काम ना हो तो किससे कर लो, दूसरों का स्टाफ तोड़ लाओ। इसको क्या बोलते हैं बेटा, स्वेट इक्विटी शेयर दे दो उसको, क्या दे दो। तो आज की डेट में ऐसी कोई शर्त नहीं है कि कंपनी को बने हुए 1 साल हो गया हो या फिर एम्प्लॉय को कंपनी में काम करते हुए 1 साल हो गया हो, आते ही दे दो, आते ही आभार व्यक्त कर दो, भलाई में रहोगे, है ना बेटा, क्लियर। चलो बेटा, तो स्वेट इक्विटी शेयर अलाउड है डिस्काउंट पर। कितना डिस्काउंट अलाउड है स्वेट इक्विटी शेयर पे, कितना अभी, कितना अलाउड है, 100% डिस्काउंट, फ्री में शेयर। भाई ये तो बोनस शेयर बना दिया तुमने, स्वेट इक्विटी शेयर को अलाउड है ना बेटा। लेकिन ये बोनस शेयर नहीं है क्योंकि ये सबको दे रहे हैं या किसी किसी को दे रहे हैं। और दूसरी बात है शेयर होल्डर को नहीं दे रहे। किसको नहीं दे रहे, बोनस शेयर किसको देते हैं, शेयर होल्डर्स को। स्वेट इक्विटी शेयर आपका शेयर होल्डर को नहीं दे रहे, किसको दे रहे हैं, एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स को दे रहे हैं, है ना बेटा, क्लियर। तो इसलिए ध्यान रखना कि फ्री में दे दिया तो भी बोनस शेयर थोड़ी हो गया, है तो स्वेट इक्विटी शेयर। और फ्री में भी नहीं बोलती कंपनी, कंपनी कहते हैं बहुत कुछ किया है, तो फिर सीए पूछ लेता है, यहाँ पे वैल्यूअर आता है, वैल्यूअर का सीए होना जरूरी है ना बेटा। तो सीए पूछ लेता है, यानी कि वैल्यूअर पूछ लेता है क्या किया है, बोले पेटेंट दिए, तो सीए पूछता है पेटेंट दिखाओ, तो कहता है पेटेंट का कोई सर्टिफिकेट तो नहीं है हमारे पास। तो सीए कहेगा ये हम कैसे मान लें कि पेटेंट है। फिर कहते हैं जी इन्होंने हमें चलना फिरना सिखाया, तो हमने कहा ये कोई चीज है रिकॉर्ड करने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, पीएनएल डेबिट होएगा, क्या होएगा, है ना, टू द इक्विटी शेयर। कुछ आया तो है नहीं, तो क्या डेबिट होएगा, पीएनएल डेबिट होएगा, है ना बेटा, क्योंकि कुछ आया तो है नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल तो कर नहीं सकता, तो क्या करेंगे, पीएनएल डेबिट कर लो, लॉस डेबिट कर लो टू द इक्विटी शेयर कैपिटल, है ना बेटा। और ये जनरल एंट्री क्यों पास हो रही है, क्योंकि कुछ आया कुछ नहीं आया। बैंक आ जाता, फर्नीचर आ जाता, बिल्डिंग आ जाती, तो मैं वो डेबिट कर देता। पेटेंट होता तो मैं वो डेबिट कर देता कि एसेट आई, कुछ नहीं आया, आप कह रहे हो कि आया है, और सीए यानी कि वैल्यूअर कह रहा है कि कुछ, तो जनरल एंट्री सीए के पास हिसाब से पास होगी, कंपनी के हिसाब से, और पीएनएल डेबिट होएगा, क्या होएगा। और अगर इन्होंने वैल्यूअर की बात नहीं मानी तो ऑडिटर आके बनवा देगा बात, वरना वो क्वालिफाइड और रिपोर्ट इश्यू करेगा कि इन्होंने मनमानी कर रखी है और ये स्टैंडर्ड और लॉ फॉलो नहीं कर रही, है ना बेटा।
तो कंपनी लॉ आपको जनरल एंट्री सिखाता है, क्या सिखाता है? जैसे अकाउंटिंग शब्द सिखाता है आपको। क्लियर? चलो, डीआरएस क्या होता है? डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम। ये जो डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम होती है ना, इसको आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस होती है, उसके अकॉर्डिंग ड्राफ्ट किया जाता है। और ये जो डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम होती है, इसमें अपन ना बैंक्स को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को उनके लोन के बदले में शेयर दे देते हैं। क्योंकि हम उसका लोन चुका नहीं पाए तो कंपनी को बंद करने की बजाय मिड सॉल्यूशन निकाला, और हमने क्या किया, कंपनी के अंदर लोन के बदले में बैंक्स को क्या दे दिए? शेयर्स। लेकिन अक्सर उन शेयर्स को डिस्काउंट पे देना पड़ता है, और ये नॉट अलाउड है, अलाउड है। 53(2)(a है ना बेटा, 53 के ब्रैकेट में 2(a) अलाउ करता है सब। चलो बेटा, उसके बाद है सेक्शन 54, स्वेट इक्विटी शेयर पे कोई लिमिट है? कितना भी इश्यू कर सकते हो? लिमिट है, एक साल में 15, लाइफ टाइम में 25, और स्टार्टअप के लिए 50। 15 था पीईएससी का, 25 भी था पीईएससी का, लेकिन स्टार्टअप के लिए 50% था पीएससी का, और 15% में एक राहत है 5 करोड़ की। जो एक साल में आप सर्टिफिकेट शेयर इश्यू कर सकते हो 15 है ना, उसमें एक राहत है 5 करोड़ की। 15% ऑफ पीईएससी और 5 करोड़ विच एवर इज हायर। 15% ऑफ पीईएससी और 5 करोड़ विच एवर इज हायर। लाइफ टाइम में 25%, उसमें आगे और कोई रिलैक्सेशन नहीं है। स्टार्टअप को 50%। डन है बेटा? स्वेट इक्विटी शेयर का इश्यू लाने से पहले कौन सा आर पास होएगा? एसआर, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा। किससे पूछना पड़ेगा? क्योंकि आप अपने डायरेक्टर और एम्प्लॉइज को शेयर इश्यू करने जा रहे हो, वो भी काफी कम रेट में या फिर फ्री में। डन है बेटा? तो वहां पर आपको अपने इक्विटी शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा। क्या बात, आपने इक्विटी शेयर होल्डर से नहीं पूछा तो क्या इक्विटी शेयर होल्डर कुछ कहेंगे? नहीं, जान ले लेंगे बेटा वो बीओडी की, और कोर्ट में ले जाके जान लेंगे। डन है बेटा? क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर से बिना पूछे आप एक शेयर इश्यू नहीं कर सकते। इक्विटी शेयर होल्डर से बिना पूछे आप एक शेयर इश्यू नहीं कर सकते। कंपनी किसकी है? शेयर होल्डर। बीओडी अपने हदों में रहे बेटा। आप इक्विटी शेयर होल्डर की मर्जी के बिना एक शेयर इश्यू नहीं कर सकते, और अगर वो शेयर इश्यू करोगे तो इक्विटी शेयर होल्डर को देना पड़ेगा। नए वाले, पुराने वाले? पुराने वालों को, जिसको राइट शेयर बोलते हैं। कौन सा शेयर? कौन सा? 2 प्री एम्प्टिव राइट्स पहले हमें मिलेगा अगर जब भी कंपनी में दोबारा शेयर इश्यू होगा। अगर हम नहीं लेंगे तो हम हमारे फ्रेंड को देंगे, राइट ऑफ रेनंसिएशन। बीओडी कौन होते हैं? हमारे अलावा किसी और को शेयर देने वाले। बेटा तो आपको ध्यान रखना है बेटा, बीओडी जो है उनको कोई भी शेयर इश्यू करना है, इवन प्रेफरेंस शेयर इश्यू करना है और इक्विटी शेयर इश्यू करना है, तो पहले स्वेट इक्विटी शेयर इश्यू करना है। कोई भी शेयर इश्यू करना है पहले एसआर पास होएगा, एक्सेप्ट राइट शेयर। कौन सा शेयर? तो आपको ध्यान रखना बेटा, बीओडी के पास शेयर इश्यू करने की पावर रिस्ट्रिक्टेड हो गई, क्योंकि उन्हें एसआर पास करना पड़ेगा। क्योंकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की अनुमति के बिना आप एक शेयर नहीं इश्यू कर सकते। तो बताओ, आईपीओ लाने की शर्त क्या है? एसआर। एफपीओ लाने की शर्त क्या है? एसआर। प्राइवेट प्लेसमेंट की शर्त क्या है? एसआर। सिर्फ बोनस शेयर में ओआर से काम चलता है। किसमें? क्योंकि 63 ओआर अलाउ करता है। क्या अलाउ करता है? ओआर अलाउ करता है। राइट शेयर में ना ओआर ना एसआर, क्योंकि आप उन्हीं को ही दे रहे हो जिनके पास पहले शेयर है, तो उसे कॉम्पिटिटर नहीं आ रहा उनका। क्या नहीं आ रहा? और अगर उनको शेयर नहीं लेना तो फिर वो देंगे अपने फ्रेंड और रिलेटिव के। आप नहीं बताओगे कि तुम किस फ्रेंड को दोगे, किस रिलेटिव को दोगे। तो कुल मिला के बीओडी की पावर क्लियर है कि वो शेयर इश्यू तो कर सकते हैं, लेकिन पहले एसआर पास कराना पड़ेगा। डन है बेटा? और कौन से शेयर में ओआर से काम चलता है? बोनस शेयर। आईपीओ के लिए कौन सा आर चाहिए? एफपीओ। फर्दर पब्लिक ऑफर में भी एसआर चाहिए, प्राइवेट प्लेसमेंट में भी एसआर चाहिए। है ना बेटा? तो आपको ध्यान रखना है कि आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के अलावा किसी और को भी शेयर नहीं दे सकते, क्योंकि इससे कंपनी में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का वोटिंग परसेंटेज कम हो जाएगा। है ना बेटा? तो आपको ये सब करना अलाउड नहीं है। इवन आप कन्वर्टिबल डिबेंचर, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर इश्यू करना चाहते हो तो भी एसआर पास होएगा। यानी कि कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर हो चाहे कन्वर्टिबल डिबेंचर, जबकि डिबेंचर इश्यू करना बीओडी की पावर है। किसकी पावर है? बट कन्वर्टिबल डिबेंचर में बीओडी की पावर रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, क्योंकि वो आगे जाके इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होंगे। और आज अगर आप लोगों ने कन्वर्टिबल डिबेंचर इश्यू कर दिए और जब कन्वर्जन का दिन आएगा आप रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स थी। है ना बेटा? तो ऐसा पहले ही पास हो जाएगा, कन्वर्टिबल डिबेंचर इश्यू होने से पहले, कन्वर्जन वाले दिन नहीं, पहले। जब आपने 5 साल पहले डिबेंचर इश्यू किया था ना, तभी एसआर पास होएगा। तो एसआर की इंपॉर्टेंस समझना है। इस चैप्टर में एसआर एक जगह है, बहुत सारी जगह है, बहुत सारी जगह है एसआर। करना बेटा? चलो, स्वेट इक्विटी शेयर के लिए और शर्तें क्या है? कंपनी को बने हुए 1 साल हो गया हो ना, हट गई। एम्प्लॉय को आए हुए 1 साल हो गया हो ना, हट गई। अच्छा, सारे डायरेक्टर को मिलेगा, आईडी को भी मिलेगा? यस। आईडी को सॉप नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? सॉप, बट ये मिलता है।
क्योंकि ये लालच नहीं है, ये आभार है। इसोप लालच होता है कि तुम हमारी कंपनी में रहोगे, काम करोगे, हमारे खिलाफ बोलोगे नहीं, तो इसोप आइडियज को अलाउड नहीं होता। स्वेट इक्विटी शेयर आभार है। आभार तो आप किसका व्यक्त कर सकते हैं? किसी भी डायरेक्टर का व्यक्त कर सकते हैं, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। डन है बेटा? क्लियर? स्वेट इक्विटी शेयर की डेफिनेशन जो है खुद की, वो 2 क्लॉज 88 में है, जो कहता है कि स्वेट इक्विटी शेयर्स कंपनी इश्यू करती है टू इट्स डायरेक्टर्स, एम्प्लॉइज, ईदर एट डिस्काउंट और एट फ्री ऑफ कॉस्ट और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, वैल्यू एडिशन, आईपीआर, पेटेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन बेटा, तो कंपनी उनको ये तो डिस्काउंट पे देती है या कंसिडरेशन अदर देन कैश में देती है, फ्री में देती है। देती किसको है? डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज को। डन है बेटा? और परमानेंट एम्प्लॉइज ही अलाउड होते हैं। कौन से एम्प्लॉइज? जो बेटा दिहाड़ी वर्कर्स होते हैं, उनको स्वेट इक्विटी शेयर और इसॉप दोनों ही अलाउड नहीं है। है ना बेटा? एम्प्लॉय का मतलब मेरा चाहे इसॉप हो और चाहे स्वेट इक्विटी शेयर हो, क्या रहेगा? परमानेंट एम्प्लॉय। जो कौन से रोल पर हो? पे रोल। है ना बेटा? जो परमानेंट हो कंपनी में, ओके, जिसके पास ऑफर लेटर हो कंपनी की तरफ से। 55 में आपका इश्यू और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। है ना बेटा? 56, 58 और 59 अपनों ने डिस्कस कर ली। 57 भी डिस्कस हो गया। है ना बेटा? उसके बाद आपकी सेक्शन 60 की सीरीज शुरू होती है। 61 में क्या है बेटा? ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन के कितने मोड है? 5। ऑल्टरेशन के जो 5 मोड है बेटा, उनमें आपको आर्टिकल में ऑथराइजेशन चाहिए और ओआर चाहिए। आर्टिकल में ऑथराइजेशन और ओआर। सेक्शन 13 की वजह से एसआर। सेक्शन 13 भी लगेगा यहाँ पे, तो क्या लगेगा? एसआर। सेक्शन 61 की रिक्वायरमेंट है आर्टिकल प्लस ओआर, सेक्शन 13 की रिक्वायरमेंट है एसआर। तो कुल मिला के मैंने लिख दिया आर्टिकल की ऑथराइजेशन प्लस ओआर या एसआर। बट यहां पे कौन सी अप्रूवल नहीं चाहिए? एनसीएलटी की अप्रूवल। किसकी अप्रूवल नहीं चाहिए? और इसका कॉम्पिटिटर सेक्शन कौन सा है? 66। जो कॉम्पिटिटर सेक्शन है इसका रिडक्शन। अब देखो पेपर में 61 वर्सेस 66 आ गया। लास्ट लेक्चर में मैंने दोनों बताए थे आपको। तो आप दे सकते हो इसके 5 मोड लिख दो, इसके 3 मोड लिख दो। एक डिफरेंस तो ये बन गया 2 नंबर का। डन है? इसमें एनसीएलटी का अप्रूवल नहीं चाहिए, इसमें चाहिए। डन है बेटा? इसमें ओआर और एसआर दोनों की रिक्वायरमेंट मांगी गई है, यहां पर एसआर की मांगी गई है। डन है बेटा? अब देखो 61 के 5 मोड जो हैं, उसमें पहले में ऑथराइज्ड कैपिटल बढ़ा रहे हैं, लास्ट वाले में कैंसिल कर रहे हैं ऑथराइज्ड कैपिटल को, जिसको डिमिनिशन बोलते हैं। और बाकी 3 में क्या है? ऑथराइज्ड कैपिटल नहीं छेड़ रहे, फेस वैल्यू और नंबर ऑफ शेयर छेड़ रहे हैं। फेस वैल्यू और फेस वैल्यू को बढ़ाना कंसोलिडेशन, फेस वैल्यू को घटाना सब डिवीजन, और रीडिवाइड कर रहे हैं इन दोनों मोड में। आप एक में शेयर बड़ा करके रीडिवाइड करें, एक में शेयर छोटा करके। बड़े पीसीज को कंसोलिडेशन बोलते हैं और छोटे पीसीज को स्प्लिटिंग या सब डिवीजन बोलते हैं। और एक है स्टॉक में कन्वर्ट करना, किसमें? एंड रिकन्वर्ट करना। है बेटा? 66 के 3 मोड्स हैं। एक में आपका क्या करते हैं? लॉस मेकिंग कंपनी में जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर है, उन्होंने जो ऑलरेडी हमें अमाउंट दिया हुआ है वो लौटा दें, तो बड़ा हंगामा कटेगा। क्यों हंगामा कटेगा? कंपनी किसमें? भारी लॉसेज में। तो बैंक्स, क्रेडिटर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हंगामा मचाएंगे इस बात पे कि इक्विटी शेयर होल्डर को तो पेमेंट मिलनी थोड़ी चाहिए, इनसे तो पेमेंट मंगानी चाहिए। इक्विटी शेयर होल्डर करें लिमिटेड लायबिलिटी हम क्यों देंगे, तो वो कह लेके तो मत जाओ कम से कम। तो यहाँ पे एनसीएलटी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर को उनकी दी हुई कैपिटल लौटाना चाहते हो, जबकि कंपनी प्रॉफिट में लॉसेज में। प्रॉफिट वाली कंपनी कैपिटल नहीं लौटा सकती, आप लॉस वाली कंपनी में कैपिटल लौटवा रहे हो, तो एनसीएलटी की क्या चाहिएगी? अप्रूवल। या फिर आप अपने इक्विटी शेयर होल्डर की लायबिलिटी को रिड्यूस कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, एक्सटिंग्विश कर रहे हो, या फिर आप अपने बैलेंस शीट को थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हो और आप अपनी लॉस्ट एसेट को राइट ऑफ करना चाह रहे हो अगेंस्ट द शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल डेबिट टू द लॉस्ट एसेट, शेयर कैपिटल डेबिट टू द लॉस्ट एसेट्स। डन है बेटा? तो ये 3 मोड है, जिसमें से जो अभी मैंने मोड बोला है कि जिसमें आप राइट ऑफ करना चाहते हैं अपनी लॉस्ट एसेट को, ये जनरली अलाउ होता है। अदरवाइज अलाउंस मुश्किल है, क्योंकि बाकी स्टेक होल्डर अलाउ होने नहीं देंगे और एनसीएलटी उनकी बात सुने बिना आगे बढ़ेगी नहीं। है बेटा? और एनसीएलटी सबको 3 महीने का टाइम देगी। कितने महीने का? 3 महीने। जिसको जो ऑब्जेक्शन है वो 3 महीने के अंदर अंदर मेरे को रजिस्टर कर दो, अखबारों में भी ऐड जाएगा, वाइड स्प्रेड अवेयरनेस होगी कंपनी की साइड से, ताकि जिसको एक भी ऑब्जेक्शन हो एनसीएलटी में आ जाए। और एक जने ने भी ऑब्जेक्शन उठा दिया तो एनसीएलटी रिडक्शन को अप्रूवल नहीं देगी। क्या ऑल्टरेशन इतना मुश्किल है? एनसीएलटी की अप्रूवल ही नहीं चाहिए, किसी और स्टेक होल्डर की अप्रूवल ही नहीं चाहिए। धन्य बेटा। चलो
62 और 63 में हमारे क्या है, राइट शेयर और बोनस शेयर। राइट शेयर के नाम से नहीं चलता, प्रीएम्प्टिव राइट के नाम से चलता है। और राइट शेयर जो होता है बेटा वो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर का महाधिकार है, जो उनसे कोई छीन। जब भी कंपनी में नए शेयर इश्यू होंगे या तो एसआर पास कराओ, और अगर एसआर पास नहीं कराया तो पहले वो शेयर किसको दो, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर का। तो एसआर पास करा लो, आईपीओ लाना है तो। एसआर पास नहीं कराना चाह रहे या एसआर पास कराने की कोशिश की, फेल हो गया, तो आपको नए शेयर जो है पहले किसको देने पड़ेंगे, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को। पहले एम्पटी वो करेंगे बास्केट, फिर कुछ बचे तो फिर बीओडी उनको आईपीओ में इश्यू कर सकते हैं। डन है बेटा। चलो अब देखो बेटा, राइट शेयर जो होते हैं वो पार्टली पेड अप भी हो सकते हैं और फुल्ली पेड अप, जबकि बोनस शेयर क्या होने चाहिए, फुल्ली पेड अप। राइट शेयर लाने के लिए कोई एसआर की जरूरत नहीं है, राइट शेयर ना लाने के लिए एसआर लाना पड़ता है। डन है बेटा। राइट शेयर क्योंकि राइट है आप लोगों का, तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसको लाने के लिए ओआर या एसआर पास कराने की जरूरत, उसको लाए बिना आईपीओ लाना चाह रहे हो तो एसआर पास कराना पड़ता है, जबकि बोनस शेयर में क्या चाहिए, ओआर। डन है बेटा। राइट शेयर जो होते हैं उससे कंपनी में कैश का इनफ्लो होगा, तो कंपनी को फाइनेंशियल बेनिफिट्स हो सकते हैं। बोनस शेयर से कोई कैश का इनफ्लो। राइट शेयर से शेयर होल्डर की वोटिंग परसेंटेज छिड़ सकती है, किसी ने सब्सक्राइब किया और किसी ने सब्सक्राइब। बोनस शेयर तो सबको बराबर ही मिले थे, तो उसे वोटिंग परसेंटेज छिड़ती नहीं है। वो स्प्लिटिंग का आसान तरीका है, शेयर स्प्लिट करने का आसान तरीका क्या है, बोनस शेयर या अल्टरेशन, बोनस शेयर। 63 में जाना चाहिए हमें। डन है बेटा। बोनस शेयर का बोनस शेयर हो गया और शेयर भी टुकड़ों में बट गया। डन है बेटा। क्लियर। तो दो फायदे हो जाते हैं। बोनस शेयर का दूसरा नाम कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। और जब आप बोनस शेयर इश्यू करते हैं तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, सीआरआर को डेबिट करते हैं, एसपीआर को डेबिट करते हैं, फ्री रिजर्व को डेबिट करते हैं। डन है बेटा। कोशिश ये करनी चाहिए सबसे पहले हम सीआरआर, क्योंकि उसके और कोई यूज नहीं है। फिर हम एसपीआर को यूज करें क्योंकि उसके भी रिस्ट्रिक्टेड यूजेज हैं। डन है बेटा। फिर फ्री रिजर्व को यूज करें ताकि डिविडेंड के लिए वो फ्री रहे। डन है बेटा। बट कंपनी की पॉलिसी है, वो कुछ भी कर सकती है। डन। कोई ऐसा रिजिड रूल नहीं है कि पहले सीआरआर करना है। डन है बेटा। सीआरआर हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है, या एक ही यूज है, एक ही यूज है। एसपीआर भी इसलिए यूज कर रहे क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड यूजेज है उसकी, और फ्री रिजर्व को लास्ट में इसलिए यूज कर रहे थे क्योंकि उसको तो कहीं पे भी यूज कर सकते थे, तो क्यों ही खत्म किया। डन। तो ये डेबिट होगा टू बोनस शेयर्स, मैंने नेट एंट्री पास कर दी, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। डन है बेटा। जबकि जब राइट शेयर आएंगे तो ये रिजर्व्स डेबिट होंगे, बैंक डेबिट होगा, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो राइट शेयर में तो कैश आ रहा है और बोनस शेयर में रिजर्व्स कैपिटल में कन्वर्ट हो रहे हैं। रिजर्व्स कैपिटल में, इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। डन है बेटा। 64 में क्या है बेटा, फाइलिंग है। 61 की, 62 के 3 सबसेक्शन की, सबसेक्शन 4 से 6 की, और 55 और 64 में SS7 में हम फाइलिंग कर देते हैं। 30 डेज 500 पर डे का फाइन है, जो मैक्सिमम 5 लाख और 1 लाख है ना बेटा, इतना जा सकता है। 65 है नहीं सिलेबस में। 67 से 70 वाले क्या है, हमारे बायबैक से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, और वो हमने लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में किए थे ना बेटा, कि बायबैक की कंडीशन तक लिख दी थी अपनों ने सारी की सारी, ठीक है ना। तो मैं उसको इस सेक्शन में डील नहीं कर रहा। और लास्ट सेक्शन हमारा किसका बेटा, डिबेंचर्स का। डिबेंचर जो होते हैं वो कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल, दोनों में से प्योर डिबेंचर कौन सा है, उसके लिए हमें एसआर पास करने की जरूरत नहीं है। बोरोइंग बीओडी की पावर होती है, बोरोइंग डे टू डे मैटर है, उसके लिए शेयर होल्डर से रेजोल्यूशन पास कराएंगे, फिर तो चल ली कंपनी। ऐसे तो हर काम पे जनरल मीटिंग बुलाते रह जाएंगे आप, है ना बेटा। तो नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर इश्यू करने के लिए एसआर पास कराने की कोई जरूरत, बट कन्वर्टिबल में तो आप इक्विटी को छेड़ोगे तो फिर उनसे एसआर पास कराना पड़ेगा, है ना बेटा। चलो डीआरआर कितना परसेंट होता है, 10, लेकिन ये कुछ ही केसेज में बचा हुआ है ना बेटा। और उनमें भी एग्जाम्पशन मिल जाती है। उसमें एग्जाम्पशन कैसे मिल जाती है, जैसे कि एनसीडी जो होता है ना, उसके लिए बनाना पड़ता है। जो एनसीडी का मतलब नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर है, कन्वर्टिबल वाले में बनाने की जरूरत नहीं है, जितना कन्वर्टिबल पोर्शन है उसका बनाने की जरूरत नहीं है ना बेटा। अब कन्वर्टिबल भी 3 टाइप के होते हैं, फुल्ली कन्वर्टिबल, पार्टली कन्वर्टिबल, ऑप्शनली कन्वर्टिबल, एफसीडी, टीसीडी, ओसीडी। अब फुल्ली कन्वर्टिबल में तो डीआर बनाने की जरूरत क्या है, कौन सा पैसा देना है तुम्हें, फुल्ली कन्वर्ट हो जाएंगे। पार्टली वाले में जो पार्ट कन्वर्ट होगा उसका नहीं बनाना, जो कन्वर्ट होगा उसका नहीं बनाना, जो कन्वर्ट नहीं होगा उसका बनाना है। और ओसीडी में पूरा ही बनाना है, क्योंकि उसमें पता नहीं चलता इन्वेस्टर क्या करने बैठ जाए, तो अपने को पहले रिजर्व बना के अपना रख लेना है, 10% का ही बनाना है।
सारा डिबेंचर का बनाना होता है 100 के 100% का 10% का ही, जितने डिबेंचर आपको रिडीम करने उसका मेयर 10%, वो भी फेस वैल्यू का बनाना होता है। डन है बेटा? चलो, डीआरआई कितनी परसेंट खरीदनी होती है? 15%। वो भी कुछ केसेज में ही बची है, वो भी कन्वर्टिबल पोर्शन के लिए रिक्वायर्ड नहीं होती, नॉन कन्वर्टिबल के लिए रिक्वायर्ड होती है। SH12 में क्या था? डिबेंचर ट्रस्ट। डिबेंचर ट्रस्ट डीड जो होती है वो SH12 में बनती है विद इन 3 मंथ ऑफ द क्लोजर ऑफ द इश्यू। और ये बेटा डिबेंचर ट्रस्ट डीड में डिबेंचर ट्रस्टी के राइट एंड ड्यूटीज लिखे होते हैं और कंपनी की राइट एंड ड्यूटीज रखी होती है, डिबेंचर होल्डर के हितों की रक्षा के लिए बनती है बेटा ये। डन? SH1 में आपका शेयर सर्टिफिकेट था, SH2 में रजिस्टर ऑफ डुप्लीकेट, SH3 में रजिस्टर ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर पे लॉक इन पेड कितना होता है? 3 साल, और इनका रजिस्टर भी SH3, उसे याद रख लेना। डन है बेटा? ESOP में SH6। डन है बेटा? SH4 और SH5 ट्रांसफर डीड एंड NOC इन केस ऑफ पार्टली पेड अप शेयर फ्रॉम ट्रांसफर। डन है बेटा? SH7 में 64 सेक्शन लगेगा और 61 सेक्शन की, 55 की और 62 के सेक्शन 2 के सब सेक्शन 4 से 6 की फाइल। हालांकि मॉड्यूल में 4 और 6 लिखा हुआ है, बड़े तीनों सेक्शन इकट्ठे ही चलते हैं और इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट ऑफ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। 65 है नहीं, 66 रिडक्शन का है। और आपको ध्यान रखना बेटा, 66 जो सेक्शन है और 61 जो है, ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट, इनमें से क्वेश्चन आने की बहुत प्रोबेबिलिटी है। डन है बेटा? SH8 किसका है बेटा? ऑफर फॉर बायबैक। ऑफर फॉर बायबैक। SH9 डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी बिफोर बायबैक। बायबैक से पहले कभी भी फाइल कर दो कि हमारी कंपनी परफेक्टली सॉल्वेंट है, 2 डायरेक्टर, एक उनमें से MD होना चाहिए, उसके साइन होंगे कि कंपनी अगले 1 साल में पक्का सॉल्वेंट रहेगी और कंपनी किसी भी हाल में इंसॉल्वेंट नहीं होगी, हमारे पास कैश के भंडार भरे पड़े हैं, इसलिए बायबैक करना चाहते हैं। ऐसा ROC और सेबी को फाइल होएगा। अगर लिस्टेड कंपनी है तो सेबी प्लस ROC, अनलिस्टेड है तो सिर्फ ROC। है ना बेटा? SH10 में रजिस्टर ऑफ शेयर बॉट बैंक। SH11 और 15 इकट्ठे जाएंगे। SH11 रिटर्न ऑफ बायबैक है, बायबैक कंप्लीट होने के 30 डेज में जाती है। साथ में अटैच होता है SH15, जिसमें 2 डायरेक्टर जिनमें से एक MD होना चाहिए, उसके साइन होते हैं कि हमने बायबैक करते टाइम सेक्शन 68 की सारी शर्तें पूरी की है। है बेटा? तो कंप्लायंस सर्टिफिकेट होता है SH15 और SH11 हो गया रिटर्न ऑफ बायबैक। है ना बेटा? एक इस चैप्टर में PS3 भी यूज हो सकता है कई जगह। PS3 चैप्टर 3 से आता है, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी से। ये रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट होती है। PS3 क्या होती है? रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। ये भी लिख लो अपनी नोटबुक में, PAS3 क्या होता है? रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। ये PS3 रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट IPO में जाती है, FPO में जाती है, प्राइवेट प्लेसमेंट में जाती है, ऑल ऑफ द अबव, तीनों में जाती है ना बेटा? PS3 प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी के चैप्टर से उठ के आया ये फॉर्म PS3। पास 3 भी बोल सकते हो आप इसे, है ना बेटा? पॉपुलरली ये पास 3 के नाम से ही चलता है। तो पास 3 बेटा रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट के लिए जाता है। किसके लिए जाता है? लेकिन बायबैक के लिए SH11 जाता है। किसके लिए जाता है? बायबैक के लिए SH11। तो SH11 तो होगी रिटर्न ऑफ बायबैक। बाकी जितनी भी रिटर्न जाएगी चैप्टर 3 और 4 में, वो किस फॉर्म में जाएगी? पास 3। इसको हमने बोनस शेयर कर दिया। अब उस सेक्शन में बता नहीं रखा कि बोनस शेयर के बाद रिटर्न कौन से फॉर्म में जाएगी, तो पास 3। राइट शेयर के बाद कौन से फॉर्म में जाएगी? पास 3। प्राइवेट प्लेसमेंट के बाद पास 3। IPO FPO के बाद पास 3। है ना बेटा? थैंक यू।